Hello everyone, I'm Abhishek and today I'm going to discuss about the land revenue system. Okay, तो बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न भूमि कर जो लगाए गए उसके बारे में। ठीक है, तो पहला भूमि कर का जो तरीका था वो था परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम। ठीक है, यानी स्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम से कहीं ना कहीं हम सब लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग अवेयर है, कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम में क्या है कि एक जमींदार जो होता है वो ब्रिटिशर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे और उनका काम होता था कि वो जो किसान हैं उनसे लगान या टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को वो जमा करते एज ए मीडिएटर काम करते थे। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट जो है वह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, इसको सूर्यास्त लॉ या फिर सनसेट लॉ भी कहते हैं। सनसेट लॉ इसलिए क्योंकि जो डेट या जो तिथि डिसाइडेड है, ऑलरेडी पहले से तय किया गया है लगान जमा करने का, उस तिथि पे अगर उस तिथि के शाम या सूर्य ढलने से पहले तक आप जमा कर देते हो तो ठीक है। अगर आप सूर्य ढलने तक आप जमा करने में असमर्थ होते हैं तो उस स्थिति में क्या है कि आपकी जमींदारी जो है वो छीन ली जाएगी और किसी दूसरे जमींदार को वो हस्तांतरित कर दी जाएगी। ठीक है, तो इन द case when you fail to pay the lagan or taxes before sunset, sorry, if you fail to yes, if you fail to pay the taxes before sunset, then your jamindari right will be withdrawn and will be transferred to some another jamindar. Okay, तो इसमें क्या है कि जो इसमें जमींदारों के लिए अच्छा इसलिए भी था क्योंकि इसमें जो जमींदार का पद था वो कहीं न कहीं आपका हेरिडेटरी कर दिया था, यानी कि वंशानुगत हो गया था। तो यानी कि सपोज़ अगर कोई किसी के बाप फादर जमींदार है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो उनके पास भी वो ज़मींदारी चला जाएगा। तब तक वो चलते रहेगा जब तक वो लगान का जो नियमित रूप से भुगतान करते रहेंगे या फिर जो भी हमारा लगान या लैंड रेवेन्यू है उसका वो टाइमली पेमेंट करते रहेंगे, तब तक वो उनसे वो ज़मींदारी नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, दे विल कंटिन्यू टू बी जमींदार till the time they are able to pay the taxes on time. Okay, in this mode of settlement, the zamindars were basically having given the power to evict the cultivators. Okay, and result of it is that the tenant itself, basically the cultivator itself, have become tenant in their own land. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जमींदार के पास यहाँ पर ये शक्ति दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा कि अगर कोई किसान अपने कर को वो समय पर अगर भुगतान नहीं करता है, तो वो उस ज़मीन से उसे हटाकर किसी और को वो ज़मीन को, वो किसान भी वो जो है ज़मींदार है वो भी किसी और किसान को वो ज़मीन दे सकते हैं, ताकि जो लगान का भुगतान या टैक्सेस का जो पेमेंट है वो रेगुलरली चलते रहे। ठीक है, तो इसका परिणाम यह हुआ, इसका रिज़ल्ट ये रहा कि कहीं न कहीं जो किसान है वो खुद की ज़मीन पे मज़दूर बन के रह गए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारा ये टैक्स कितना लगता था। ठीक है, तो सपोज जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसका 10/11 यानी 11/10 पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को वो जमा करना पड़ता था और जो 1/11 पार्ट है वो जमींदार के पास रहता था एज अ फीस ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू बेसिकली। ठीक है, so the 1/10 part of the total revenue collection was paid to the Britishers and 1/11 part was left with the zamindars. Okay, दिस इज ऑल्सो नोन एज 10 ईयर सेटलमेंट्स और डेसिजन सेटलमेंट्स। ठीक है, तो इससे भी एक जैसे कि 10 साल का जो स्थायी व्यवस्था है वो कहा जाता है कि 10 साल तक नॉर्मली ट्रांसफ़र, मतलब ये ज़मींदारी का जो आपके पास अधिकार है वो रहता था। हालांकि अगर आप जो टैक्सेस आप रेगुलर अगर पे कर रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता था, वो जब तक आप टैक्सेस जैसा डिमांड है उनका जो तय किया गया है उस कीमत को आप अगर पे कर रहे हैं टैक्सेस उस रेट पे, तो आपका वो ज़मींदारी जो है वो बरकरार रहता था। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि इसका परिणाम यह हुआ क्योंकि इसमें अगर ज़मींदार टैक्स पे नहीं कर रहा है टाइमली तो जो ज़मींदारी है वो ट्रांसफ़र भी हो जा रहा था दूसरे ज़मींदार के पास। ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि कहीं न कहीं यहाँ पे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज़्म आया, यानी कि आपका जो किसान, क्योंकि मान लीजिए अगर आप यहाँ के ज़मींदार हैं, ठीक है, आप यहाँ का लैंड रेवेन्यू टाइमली पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में यह हो रहा था कि कहीं दूसरी जगह का जो ज़मींदार है वो अगर तैयार हो गया कि मैं इसका पेमेंट मैं करने के लिए तैयार हूँ, या फिर उसे अंग्रेज़ों के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया, तो क्योंकि वो तो कहीं और है और जो जिस ज़मीन का उसे कर वसूलना है वो कहीं और है, तो क्या है कि उस स्थिति में क्या हो रहा था कि वो ज़मीन वहाँ तो वो अच्छे से देख-रेख कर नहीं पाएगा, ध्यान दे नहीं पाएगा,
तो क्या है, खेती बाड़ी का व्यवस्था कैसा है, पानी का व्यवस्था है कि नहीं वहाँ पे। तो उस स्थिति में क्या है कि वो ध्यान नहीं दे रहा था। तो क्या है, कहीं न कहीं यहाँ पे एब्सेंटी लैंडोलिज़्म जो है वो आपका डेवलप हो रहा था, ठीक है? इससे क्या हो रहा था कि एब्सेंटी लैंडोलिज़्म की वजह से क्या हो रहा था कि आपका वहाँ की क्योंकि परिस्थितियों में तो कोई सुधार हुआ नहीं इस वजह से, क्योंकि ज़मींदार तो कहीं और रह रहे थे। तो उस स्थिति में हो ये रहा था कि वहाँ का जो उपज जो है वो कहीं न कहीं अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनके पास सिंचाई का संसाधन नहीं था। दे वर नॉट हैविंग एनी सोर्सेज़ ऑफ प्रॉपर इरिगेशन, ठीक है? तो कहीं न कहीं क्या हो रहा था, एब्सेंटी लैंडोलिज़्म की वजह से आपका किसानों का जो स्थिति है वो कहीं न कहीं खराब होते जा रहा था, ठीक है? इसमें क्या हो रहा था बेसिकली, इंडिया का उस टाइम पे लगभग 19% ऑफ जो टोटल लैंड है, वो इस ज़मींदारी सिस्टम के अंडर था, ठीक है? तो अभी ज़मींदारी सिस्टम में इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रैयतवाड़ी सिस्टम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू।